नंद चली अपनी ससुराल। ओहो, ये सुबह क्यों होती है? बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। मेरी बेटी का वक्त हो गया। अपनी आंखें मलने के बाद प्रिया जैसे ही बेड के साइड टेबल पर देखती है तो उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं देती। इसलिए वो गुस्से से चिल्लाकर कहती है, भाभी, ओ भाभी, अरे कानों में ईयरफोन लगाकर बैठी हो क्या? जल्दी यहाँ आओ। नंद की आवाज सुनकर उसकी भाभी शेफाली हाथ में बेटी लिए हुए आती है। अरे नंद जी, आप उठ गई? क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मेरी बेटी मुझे नहीं मिलेगी तो? आपको पता है ना मैं पागल हो जाती हूँ। अब क्यों लाई हो? नंद जी, मैं आपके पास बेटी लेकर ही आ रही थी कि साहिल जी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं उनका टिफिन देने लग गई। अब भैया का नाम लेकर मुझसे बचना चाहती हो। अगर भैया का टिफिन टाइम से बांध देती तो मेरा काम भी टाइम से कर लेती, पर आपसे बहाने करवा लो। जाओ, मुझे नहीं पीना। ननंद भाभी का शोर सुनकर सास कविता कहती है, अरे क्या हुआ? तुम दोनों सुबह सुबह शोर मचा रही हो। अरे माँ, जब इनको पता है रोज मुझे आँख खुलते ही बेटी चाहिए होती है, फिर इन्होंने देर लगाई, ये कोई कहने वाली बात है क्या? अरे एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता क्या शेफाली? सॉरी नंद जी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जा जाकर टेबल पर इसके लिए नाश्ता लगा। इस तरह शेफाली को अपनी ननंद ही नहीं बल्कि सास की भी सुननी पड़ती है और फिर वो चुपचाप वहाँ से रसोई में जाकर काम करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी नाश्ता करती हैं। तभी ननंद भाभी के बनाए खाने में नुस्ख निकाल कर वो कहती है, लगता है भाभी आप खाना बनाना भूल गई हैं। देखना इसमें नमक भी नहीं है। अरे इस नास पीटी का काम करने में मन नहीं लगता, इसको बताना पड़ेगा। माँ जी, नंद जी, आप दोनों ने ही कल रात को कहा था कि खाने में नमक कम डालना। नंद जी, आप तो डाइट कर रही हैं फिर? हाँ तो मेरी मर्जी, कल से करूंगी डाइट। आप इसमें नमक डालो थोड़ा। और हाँ भाभी, मुझे सिखाने की कोशिश मत करना। ए बहुरिया, जितना मेरी बेटी बोले उतना काम कर दिया कर, समझ आई बात? जी माँ जी। ये कहते ही शेफाली घर के काम करने लग जाती है। कपड़े धोने से लेकर पूरे घर की सफाई करती है। इसी बीच बेचारी बहू को एक पल की फुर्सत भी कभी नहीं मिलती थी। दरअसल शेफाली की शादी होने के बाद से ही सास कविता और नंद प्रिया का मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। उन्होंने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। हमेशा से शेफाली ने ही सारा काम किया है। नंद तो बेवजह अक्सर शेफाली पर चिल्लाया करती थी। इस बात से शेफाली को बहुत बुरा तो लगता था, लेकिन सीधी होने के कारण वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसकी भाभी जूस का गिलास रखकर चली जाती है। प्रिया का सारा ध्यान टीवी पर था, जिस कारण गलती से उसका हाथ लगकर गिलास टूट जाता है और इस पर वो चिल्लाकर कहती है, ये क्या? ये कांच का गिलास टूट गया। अब माँ मुझे बहुत डांटेंगी। ओ भाभी की बच्ची, जरा इधर आना। क्या है ये सब? क्या हुआ नंद जी? आप मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? जरा ये देखो, आप जूस का ग्लास कहाँ रख कर गई थी? आपकी वजह से ये ग्लास टूटा है। अगर माँ ने कुछ बोला तो आपकी खैर नहीं। अब शक्ल क्या देख रही है मेरी? साफ करो इसे। ये सब होता हुआ दूर से शेफाली का पति साहिल देख लेता है और कहता है, हर दिन के साथ प्रिया की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। माँ के लाड प्यार ने इसे सिर पर चढ़ा कर रख दिया है। बेचारी शेफाली को कभी भी सुना देती है, एक काम नहीं करती। अब जब तक ये किसी के घर की बहू नहीं बनेगी, इसे अपनी भाभी की तकलीफ समझ नहीं आएगी। इसके लिए मुझे लड़का देखना ही पड़ेगा। ये कहकर साहिल अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ शेफाली की कमजोर हालत देखकर वो कहता है, शेफाली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? रात को बोला था मैंने कि बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास चलो, लेकिन मेरी सुनती ही कहाँ हो तुम? कोई बात नहीं जी, ठीक हूँ मैं। कुछ ठीक नहीं है। आज तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना, आज सिर्फ बेड रेस्ट। पर ऐसे कैसे जी? प्रिया दीदी को भूख लगेगी। किसी के लिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया, वो परेशान हो जाएंगी। आज सारा काम प्रिया संभालेगी, वही खाना बनाएगी। प्रिया, प्रिया, जरा इधर आना। आवाज सुन प्रिया कमरे में आती है। साहिल उसे शेफाली की हालत के बारे में बताकर खाना बनाने को कहता है। ये सुनकर ननंद बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। मैं क्यों करूँ घर का काम? चाहे भाभी बीमार पड़े या ना पड़े, घर की बहू वो है, मैं नहीं। और मुझे भूख लग रही है, इन्होंने तो बनाया ही नहीं है। मुझे क्या है, मैं बाहर से ऑर्डर करके खा लूंगी, बाहर में जाए बाकी सभी। ऐसा कहकर वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती है।
कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी, तभी साहिल और कविता उसके पास आकर कहते हैं, प्रिया खाना बना लिया और खुद खा रही है। जरा हमसे भी पूछ लेती, माँ को कब से भूख लग रही है। अरे उनसे ज्यादा तो मुझे भूख लग रही थी और मेरा बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने अपना खाना ऑर्डर करके मंगवा लिया। आप भी ऑर्डर करके खा लो। खाना ऑर्डर किया है तो सबका ही कर लेती, लेकिन वो तो तुझसे हुआ ही नहीं। मैं तेरा इतना पक्ष लेती हूँ और तुझे अपनी माँ की भी फिक्र नहीं है। अरे डिस्टर्ब मत करो माँ, खाने दो आप मुझे। देख लिया माँ, आपने अपनी लाडली बेटी को, अब इसकी शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। अपनी बहन की और हरकतें देखकर साहिल उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेता है। अगले दिन, प्रिया मैंने तेरे लिए लड़का देख लिया है, अब तू शादी करेगी। जरूरत नहीं है भैया, मैं लव मैरिज करूंगी। आप उस लड़के से मिल लीजिए, वो बहुत अच्छा है। अच्छा है मैंने लव मैरिज के बारे में बता दिया, कम से कम ससुराल में जाकर मुझे कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसकी पसंद से शादी कर दे। साहिल और कविता प्रिया की पसंद के लड़के वीर से उसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद सास के कहने पर उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। लगातार काम करने से उसे थकान होती है और बर्तन घिसते हुए वो बोलती है, हे भगवान, काम करते करते तो मेरी कमर ही टूट जाती है। खाना बनाओ, रसोई साफ करो, फिर बर्तन भी मांजो, फिर खाना खाओ। अपने घर में तो मैं कभी भी खाना खा लिया करती थी और यहाँ काम खत्म करने के बाद पति के खाने के बाद खाना खाना पड़ता है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो अच्छा है, बर्तन साफ हो गए, अब खाना खा लेती हूँ। अभी प्रिया खाने बैठी ही थी कि उसकी सास सुमित्रा उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, जरा मेरे कमरे में आ, देख तो जरा अलमारी में चूहे घुस गए हैं और जल्दी से इन्हें निकाल वरना मेरे नए नए कपड़े फट जाएंगे। हे भगवान, नॉट अगेन। मैंने एक निवाला खाया भी नहीं है कि माँ जी ने मुझे बुला लिया। आई माँ जी। फिर प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है और डरते हुए चूहे को भगाती है। शुक्र है माँ जी, चूहे चले गए, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। अरे कमरे में क्यों जा रही है? ये जो आधे कपड़े गिर गए हैं इसे अलमारी में तो लगा दे। ठीक है माँ जी। सास के कहने पर उसे कपड़े तय करने पड़ते हैं, फिर जाकर वो खाना खा पाती है। वक्त गुजरता है। सुमित्रा उसे सारा दिन काम में उलझाकर ही रखती थी और कुछ काम गलत हो जाने पर वो उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े धो रही होती है तो वो कहती है, सोचा था लव मैरिज है, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सब उल्टा ही हो गया। चाहे कोई सा भी ससुराल हो, काम तो करना ही पड़ता है। आज मुझे पता चल रहा है मैंने भाभी के साथ कितना अन्याय किया है। वो कितना भाग दौड़ करके एक टांग पर काम करती थी। मुझे घर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद प्रिया अपने पति के साथ मायके पहुंचकर अपनी भाभी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहती है, भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप पर चिल्लाया, आपकी परेशानी कभी नहीं समझी कि आप कैसे काम करती थी। लेकिन जब ये चीज मैंने ससुराल जाकर महसूस की तो मुझे एहसास हुआ। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप मेरी बहन जैसी हो और नंद भाभी के बीच ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती रहती है। आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही बहुत है। चलो अच्छा है, तुझे सबक मिल गया। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आखिर में ननंद अपने ससुराल लौटकर एक नई शुरुआत करती है। अरे बेटा अविनाश, तेरी आगे की पढ़ाई के लिए तो तुझे शहर जाना होगा, लेकिन बेटा तू शहर में अकेला रहेगा कैसे? माँ, मेरी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और फिर पढ़ाई पूरी होते ही मैं वापस लौट आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और ज्यादा दोस्तों की तरफ ध्यान मत देना। तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। चलो अब अपना सामान ट्रेन के अंदर रखो और आराम से जाओ। अविनाश अपने पिता और माँ के पैर छूता है और अपना सामान ट्रेन के अंदर रखकर शहर के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा विक्रम और चंदा दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। ये वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। अविनाश इतना छोटा सा था और आज देखो कितना बड़ा हो गया। अजी आप ही बताओ, अब बच्चे बड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब तो हमारा अविनाश शादी के लायक हो गया है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। विक्रम चंदा की बातें सुनकर मुस्कुराता है और चंदा के साथ वापस घर लौट आता है। वहीं अविनाश ट्रेन में सफर करके शहर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपना हॉस्टल ज्वाइन करता है। अविनाश की पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होती है, तभी वो एक दिन फ्लोर पर फिसल जाता है और गिर जाता है।
जिसके चलते उसके सभी स्टूडेंट्स उस पर बहुत हंसने लगते हैं। ज्यादा हीरो बनता रहता है, आखिर आज गिर ही गया है ना। देखो तो सही, बेचारे के कपड़े भी गंदे हो गए। अच्छा हुआ आज काम वाली ने गीला पोछा लगाया। ये सुनते ही अविनाश को अपने हॉस्टल की काम वाली के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे ढूंढने लगता है। आज इस काम वाली की तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा और बहुत सुनाऊंगा, इतना गीला पोछा कौन लगाता है। ऐसा कहने के बाद अविनाश काम वाली के बारे में सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड अविनाश को काम वाली के पास ले जाता है। साहब, ये है ये काम वाली। ओए जरा सुनो इधर। जैसे ही तारा पीछे पलट कर देखती है, उसके सामने अविनाश खड़ा होता है। अविनाश तारा को देखकर देखता ही रह जाता है, क्योंकि तारा बहुत ही खूबसूरत थी। वो जो भी तारा को कहने आया था सब कुछ भूल जाता है। जी कहिए, कुछ बात है क्या? कुछ नहीं, बस मैं तो। आपके कपड़े तो सारे गंदे हो रखे हैं, कहीं गिर गए थे क्या? दरअसल हुआ ये कि आपके ज्यादा गीला पोछा लगाने से फ्लोर बहुत ज्यादा गीला हो गया था। अगली बार से थोड़ा सूखा पोछा लगाना। अविनाश ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से अविनाश चोरी छुपे तारा को देखने लगता है। वही तारा भी अविनाश को पसंद करने लगती है। कुछ ही समय में दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है, जिसके चलते एक दिन अविनाश तारा से कहता है, कुछ ही दिनों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद मुझे वापस अपने गांव जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें। शादी की बात सुनते ही तारा हैरान रह जाती है। क्या कहा शादी? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम पागल हो गई हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मेरा दिल मत तोड़ो। देखो अविनाश, मेरे सर पर मेरे अपाहिज भाई की जिम्मेदारी है। बचपन में ही माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे, तब से मैं ही अपने भाई की देखरेख कर रही हूँ। उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ शादी करके नहीं जा सकती। अरे पगली, इतनी सी बात थी और तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारा भाई शादी के बाद हमारे घर पर ही रह लेगा, और फिर हमारा इतना बड़ा घर है, हम इतने अमीर हैं, तुम्हारे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर। ये सुनने के बाद तारा बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अविनाश और तारा दोनों शादी कर लेते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही अविनाश अपनी पत्नी तारा और उसके अपाहिज भाई के साथ वापस अपने गांव में अपने घर लौट आता है। ये लड़की कौन है और ये लंगड़ा लड़का? अविनाश, तुम इन भिखारियों को घर पर क्यों लेकर आए हो? अरे माँ, चुप हो जाइए। आपके मुंह में जो आ रहा है आप बोले ही जा रहे हो। ये लोग भिखारी नहीं है, बल्कि ये तारा है मेरी पत्नी, और ये जीत है, ये तारा का भाई है। मैं तारा से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए मैंने तारा और उसके भाई की जिम्मेदारी अपने सर ले ली, और आज से ये दोनों इसी घर में रहेंगे। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। जैसा मैंने किया आज तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तुम्हारी माँ भी बहुत गरीब थी, और मैंने इस बात की परवाह किए बिना उससे प्यार किया और उससे शादी भी की। आज मुझे तुम पर गर्व है। एक तरफ विक्रम अपने बेटे को शाबाशी दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी माँ गरीब बहू और उसके अपाहिज बेटे को देख मन ही मन कुड़कुड़ाने लगती है। इस लंगड़े को और इस भिखारन को अगर मैंने घर से निकाल नहीं फेंका तो मेरा नाम भी चंदा देवी नहीं। उस दिन के बाद से चंदा बेचारी तारा और उसके भाई के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, देखो तो सही। अरे तू यहाँ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े ठूस रहा है, क्या तुझे इस घर में कोई काम नहीं दिखाई पड़ता? चल जल्दी उठ और घर में पोछा लगा। बैठकर पोछा तो तू लगा ही लेगा। चंदा पानी की बाल्टी और पोछा लाकर जीत को दे देती है। ठीक है, मैं अभी लगा देता हूँ पोछा। जीत ऐसा कहने के बाद घर में बैठकर पोछा लगाना शुरू कर देता है। जैसे ही तारा ये सब देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। अरे भैया, तुम पोछा क्यों लगा रहे हो? ये सब तुम्हें करने के लिए किसने कहा? कुछ नहीं बहन, मैं बोर हो रहा था तो सोचा कि कुछ काम ही कर लूं। तारा अपने भाई को सहारा लगाकर कुर्सी पर बिठा देती है, जिसके बाद तारा खुद ही घर में पोछा लगा लेती है। ऐसे ही हर एक दिन चंदा तारा और उसके अपाहिज भाई के ऊपर बहुत जुल्म करती है और घर के सारे काम उन दोनों से नौकरों की तरह करवाती है। एक दिन तारा और जीत दोनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जिसके चलते उन्होंने घर का एक भी काम नहीं किया होता है। हे भगवान, पूरे घर को नर्क बनाकर रखा है। कहाँ गए ये दोनों के दोनों? आज इनकी खैर नहीं। चंदा तारा और जीत के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे ये घर क्या हवा पानी से चलता है जो तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो? फौरन उठ खड़े हो जाओ और घर के काम करो।
आप मेरी बहन से काम मत करवाइए, उसे बहुत तेज बुखार है, वो तो बेचारी होश में भी नहीं आ रही है। उसके बदले में घर के सारे काम मैं कर दूंगा। जीत की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बहन के चलते घर के काम लंगड़ाते हुए करने लगता है। ऐसे ही अविनाश बाजार से दवाई लेकर आता है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को तारा के भाई जीत के ऊपर अत्याचार करते हुए देख लेता है। मेरे ना होने के चलते इस घर में जीत के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, इसका मतलब यह है कि आप तारा के साथ भी बहुत ज्यादा अत्याचार करती होगी ना माँ? मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। आपको जरा भी इस बेचारे के ऊपर तरस नहीं आई? ये खुद एक अपाहिज है और आपको इसकी मदद करनी चाहिए थी, तो आप इससे काम ही करवा रही हो। इन नाली के कीड़े मकोड़ों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू इन्हें घर से निकाल दे बेटा। मैं तेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार में करवाऊंगी। वाह माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि आपकी सोच ऐसी है। बस अब बहुत हुआ माँ। मैं अपनी पत्नी तारा और जीत को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं उनके साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। नहीं रहना है मुझे यहाँ पर, प्लीज। ऐसा कहकर अविनाश तारा और जीत को अपने साथ लेकर जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं अविनाश के जाने के बाद चंदा को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पाती है।